योगी ने 18 सफाई वाहनों को दिखाई हरी झंडी। मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन से होगी गोरखपुर की सफाई। आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी। बारिश से उपजे हालातों की ली जानकारी। औरैया में यात्रियों से भरा वोल्वो बस पलटने से हुआ बड़ा हादसा। एक महिला की मौत, 50 से अधिक लोग घायल। ड्राइवर को नींद आने से हुआ बड़ा हादसा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यू इंडिया लाइव में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। सबसे पहले आपको बताएंगे जहां शहरी क्षेत्र में तेजी से चल रहा अवैध निर्माण का कार्य और 3 दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। साथ ही अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया। शहरी क्षेत्र में तेजी से यह अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में जो अवैध निर्माण है उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जो आपको बताते चले कि महानगर की साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर ज्यादा बेहतर करने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम गोरखनाथ मंदिर परिसर से नगर निगम के 18 सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इन सफाई वाहनों में 2 मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन, 15 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 मैजिक शामिल है। और इन सभी वाहनों की खरीदी पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जहां नगर निगम का सफाई बेड़ा मजबूत होने पर सीएम योगी ने नगर निगम प्रशासन को शुभकामनाएं दी और अपेक्षा भी की। साथ ही आपको बता दें कि शहर स्वच्छता के नए मानक स्थापित करेगा। और आपको बताते चले कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि जो NCAP है उसमें गोरखपुर शहर को भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत सड़क की सफाई के साथ ही पटरियों पर इंटरलॉकिंग, जगह जगह पर पौधारोपण, ये सभी चीजें की जा रही है। और झाड़ू लगाने पर सड़क की धूल उड़ती है। इसे देखते हुए नगर निगम ने 2 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन भी खरीदे हैं। इन वाहनों से सड़क की सफाई के साथ ही धूल भी इकट्ठा कर ली जाएगी। इससे धूल नहीं उड़ेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी लाई जा सकती है, वायु प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि कूड़ा उठाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 15 नए ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 मैजिक भी खरीदी गई। कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंट को लेकर भी फायदेमंद साफ तौर से नजर आएगा और इसको लेकर जो प्रदूषण फैल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं रोक जरूर लगाई जा सकती है। एक और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के आपदा आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान का भी जायजा लिया। तो वहीं सोमवार को चंबा में मलबे में दबकर हुई 5 लोगों की मौत के मामले में भी जानकारी ली। और मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 23 और 24 अगस्त को टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं इन तीनों दिनों में प्रदेश भर के सभी इलाकों में तेज बारिश होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर रखते हुए अधिकारियों की तरफ से पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी को सतर्क रहने के भी आदेश दिए गए। फिलहाल मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अतिवृष्टि से बेघर हुए लोगों के लिए पुनर्वास एवं प्रशिक्षण व जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए हैं उनकी आगे की शिक्षा के लिए जल्द ही योजना लाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अतिवृष्टि से प्रदेश में बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, काफी लोग बेघर हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए जल्द ही एक योजना लाई जा रही है। तो वहीं बेघर हुए लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था, उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि उत्तराखंड में लगातार जो मौसम है वो खराब होता जा रहा है और बारिश और अतिवृष्टि के कारण जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके पास अब रहने के लिए घर नहीं बचा है, सर छुपाने के लिए घर नहीं बचा है, उनके लिए अब सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जाएगा। जहां धामी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन बेघर हुए लोगों को, जो प्रभावित हुए लोग हैं, इनके लिए एक योजना लाई जाएगी, जिसके तहत उनकी शिक्षण का, उनके आवास का, उनके खान पीन का, सभी चीजों पर नजर
नजर रखी जाएगी और सभी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से अनुप्रिया पटेल की पार्टी यानी अपना दल से सांसद पकौड़ी लाल कोल समेत 300 लोगों के खिलाफ बैंक ने रिकवरी नोटिस जारी किया। बताते चले कि सांसद महोदय ने इंडियन बैंक की मडिहान शाखा से लोन लिया था, जिसकी अदायगी के लिए बैंक के द्वारा कई नोटिस भी भेजे गए, जिनका सांसद साहब ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। जिसके बाद आपको बता दें कि बैंक की तरफ से रिकवरी के लिए एक लेटर भी भेजा जाता है। वो लेटर उनके पास भेजा गया। आरसी मिलने के बाद सांसद पकौड़ी लाल ने जल्द ही कर चुकाने का आश्वासन दिया और जमीन बंधक रखकर कई किसान व सांसद ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आदि के नाम पर ऋण लिया है। कई बार नोटिस के बावजूद ऋणधारक बैंक जाने से कतराते रहे। सोनभद्र के सांसद पकौड़ी लाल कोल पर लगभग 10 लाख रुपए का ये बकाया है। इसके बाद बैंक प्रबंधक की तरफ से रिकवरी के लिए तहसील को पत्र भेजा गया, जिस पर तहसील प्रशासन ने आरसी जारी कर दी है। तहसील से आरसी जारी होते ही सोमवार को अमीन सांसद पकौड़ी लाल के घर पहुंच गया और नोटिस मिलते ही सांसद साहब ने कहा कि उनके दिवंगत पुत्र राहुल कोल द्वारा लोन लिया गया था, जिसकी जानकारी न होने के चलते अदायगी नहीं हो सकी है। साथ ही उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि 1 हफ्ते में लोन चुका दिया जाएगा, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि जो टीम है वो पहुंची थी जब सांसद के घर, तब उनकी तरफ से ये साफ तौर से कहा गया था कि उनको इस लोन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि पहले उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया था जब नोटिस पहुंचा था कि वो जल्द से जल्द लोन चुका देंगे, लेकिन जब टीम उनके घर पे पहुंचती है तब उनकी तरफ से साफ इनकार कर दिया जाता है कि अभी तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो उनका दिवंगत पुत्र है उनके द्वारा ये लोन लिया गया था और अब वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं कि जो उनका ऋण है वो चुका देंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तर प्रदेश से अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे यूपी के औरैया जनपद में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक यात्री भी घायल हो गए। आपको बता दें कि फतेहपुर से मथुरा जा रही वोल्वो बस औरैया जनपद के जनीतपुर के पास में अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद यात्रियों में कोहराम मच गया, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने घायल यात्रियों को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा। वहीं कुछ घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। ये सभी यात्री मथुरा में दर्शन करने के लिए जा रहे थे और ये घटना घट गई। दर्शन करने के दौरान जब ये यात्री जा रहे थे तभी ये घटना घटी और कई जो लोग हैं वो घायल हो गए। फिलहाल जितने भी घायल यात्री हैं उन सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, सभी का इलाज जारी है। लेकिन अभी भी बताएं कि जो कुछ लोग हैं वो अभी भी खतरे में हैं, उनकी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। हालांकि उनका इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, मथुरा से अहम अपडेट बताएंगे, जहां मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले शहरी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि प्राधिकरण इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही प्राधिकरण ने डी गेट स्थित मंडी रामदास क्षेत्र में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। दरअसल डी गेट स्थित मंडी रामदास क्षेत्र में कुछ लोगों ने 4-5 दुकानों का निर्माण अवैध तरीके से किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को ध्वस्त कर दिया। वैसे अगर आप बात करें शहर के अलग अलग इलाकों की, तो वहां पर भी अवैध निर्माण अभी भी लगातार जारी, जिसमें शहर के नए बस स्टैंड के सामने अग्रवाल भोजनालय के नाम से 3 मंजिला अवैध गेस्ट हाउस बनाकर खड़ा कर लिया गया। यह गेस्ट हाउस पुरुषोत्तम अग्रवाल का बताया जा रहा है, जहां अभी भी अवैध निर्माण जारी है। यहां प्राधिकरण ने केवल अवैध निर्माणकर्ताओं का नोटिस काटकर कार्रवाई को समाप्त कर दिया। वहीं बताया जाता है कि अवैध निर्माणकर्ता से क्षेत्रीय जेई की साठगांठ भी हो गई है, जिसके चलते अवैध निर्माणकर्ता टेंशन मुक्त होकर निर्माण कराता साफ तौर से नजर आ रहा। अब आगे देखना होगा कि अब प्राधिकरण का बुलडोजर कब चलता है। इस संबंध में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, सुने आप भी। सिनेमा क्षेत्र के अंतर्गत जो डिग गेट है उसके पास जो है करीब 5 कॉमर्शियल दुकानें अवैध निर्माण के रूप में
उनका किया जा रहा था। इसके संबंध में पूर्व में नोटिस भी दिया गया था, रोकने के लिए भी उनको कहा गया था। संबंधित जेई द्वारा भी जो है इस संबंध में उनको नोटिस देकर अवगत भी कराया गया था, परंतु उनके द्वारा कोई इस पर कार्रवाई न करते हुए अवैध निर्माण जारी रखा गया। तो इस संबंध में डिमोलिशन ऑर्डर पास करने के 15 दिन के उपरांत जो है इस पर फिर कार्रवाई की गई। तो खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बॉर्डर पर स्थित भारत नेपाल की 68 किलोमीटर की खुली सीमा को लेकर विदेशी घुसपैठियों की नजर हमेशा भारत में प्रवेश करने की रहती है। बता दें कि पिछले दिनों पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने भी सिद्धार्थनगर स्थित खुनवा बॉर्डर से ही भारत में प्रवेश किया था। जी हां, सीमा के द्वारा भी उसी बॉर्डर से प्रवेश किया गया, जिसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां काफी सख्त नजर आ रही हैं। साथ ही हर आने जाने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बिना पहचान पत्र के उनको बॉर्डर से पार नहीं जाने दिया जा रहा। ना ही बिना पहचान पत्र के कोई बॉर्डर के इस पार आ सकता, ना ही बिना पहचान पत्र के कोई बॉर्डर के उस पार जा सकता। वहीं इस बारे में जिला के नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल का ये कहना है कि बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए एसएसबी के साथ पुलिस भी नजर बनाए हुए है। कोई घुसपैठिए ना आ सके, इसके लिए चेकिंग भी की जा रही है और हर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सवाल ये है कि इतनी एजेंसियां होने के बाद भी आखिर सीमा हैदर भारत में प्रवेश कैसे कर गई और एसएसबी और पुलिस उस समय क्या कर रहे थे। खुली आपको बता दें, सीमा होने की वजह से हर आने जाने वालों पर इस तरह से नजर रखना मुश्किल है। इसके लिए कुछ ठोस कदम भी उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभिषेक अग्रवाल जो कि पुलिस अधीक्षक है, उनका क्या कुछ कहना है, सुने आप भी। भारत और नेपाल बॉर्डर एक पोरस बॉर्डर है। यहाँ पर संयुक्त रूप से सशस्त्र सीमा बल और पुलिस की लगातार चेकिंग की जा रही है ताकि अवैध गतिविधियों पर रोकथाम किया जा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिवसीय वृंदावन दौरे पर हैं। बता दें कि वृंदावन के केशव धाम में 23 और 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की क्षेत्रीय टीम के साथ बैठक करेंगे। साथ ही संगठन के विस्तार और लव जिहाद के मुद्दे से निपटने को लेकर भी बातचीत की जाएगी। इस बैठक के दौरान राष्ट्र निर्माण, मणिपुर प्रकरण, धर्म जागरण, 2024 में बीजेपी की केंद्रीय सत्ता की वापसी, संघ के 100 साल, 2025 में पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाने की कार्य योजना की भी तैयारी को लेकर यह बैठक होगी। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के सहसर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने भी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये 3 दिवसीय दौरा है जो कि वृंदावन पर रहने वाले हैं मोहन भागवत, और तमाम जो तैयारी है उनकी भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। कई अहम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, कई अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। तो अब देखना होगा कि वहां पहुंचकर क्या कुछ रहता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और हरियाली तीज के पवित्र अवसर पर सिद्धिपीठ श्री कालका जी मंदिर में 19 अगस्त 2023 को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम का आयोजन कालका मां धर्मार्थ ट्रस्ट और थूला जसराम परिवार के सदस्यों की देखरेख में किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में भक्त भारी संख्या में उपस्थित हुए और इस दौरान मां का गुणगान किया गया और साथ में सुहागन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री भी दी गई। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के समापन पर भंडारे की व्यवस्था भी की गई थी और इस दौरान मीडिया से खास बातचीत में कालका मां धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने हरियाली तीज पर्व का महत्व बताया और साथ में ये भी बताया कि क्यों हिंदुस्तान की पूरे विश्व में अलग पहचान बनी हुई है। तो वहीं कालका मां धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधा ने सनातन धर्म के बारे में जानकारी देते हुए हर नागरिक को ये संदेश दिया कि वो अपने देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पर गर्व महसूस करे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को त्योहारों का देश भी कहा जाता क्योंकि यहाँ पर पूरे साल अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और इस दौरान उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हरियाली तीज का मतलब ये है कि जिस तरीके से माँ ग्वार, क्योंकि सावन के महीने में शंकर भगवान की शादी होती है और कजरी तीज भी बोलते हैं, जो हरियाली तीज भी बोलते हैं। ये 16 श्रृंगार करके
चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। क्योंकि इस मामले के बारे में आप भी जानेंगे तो जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में ये चोरी की गई है। और बता दें कि चोरों ने चोरी करने से पहले ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त पूछा। जी हाँ, आप भी चौंक गए ना। चलिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 5 डकैतों ने सागर गोफेन के घर पर उस समय चोरी की जब वह शहर से बाहर था। बहरहाल पुलिस प्रशासन ने 5 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य भी हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वो 5 नाम कौन कौन से हैं। सचिन जगधाने, रायबा चौहान, रविंद्र भोसले, दीपक जाधव और नितिन मोरे हैं। हालांकि आरोपियों से पूछताछ की गई और इस दौरान ये बताया गया आरोपियों की तरफ से कि हमने चोरी करने से पहले शुभ मुहूर्त के लिए ज्योतिषी से सलाह मांगी। फिलहाल पुलिस टीम की तरफ से ज्योतिषी रामचंद्र चावा को भी गिरफ्तार कर लिया गया अपराध की भूमिका में सम्मिलित होने के लिए। और पुलिस ने डकैतों के पास से 76 लाख रुपए भी बरामद किए। फिलहाल इस पूरे मामले की अभी भी पुलिस की तरफ से जांच लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने 2 लाख रुपए में एक लड़की को बेच दिया। जी हाँ, एक जो महिला है, उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिला, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। क्योंकि आपको बताते चले, जहां एक महिला ने ही दूसरी महिला को ये अपना शिकार बनाया है। और राजधानी लखनऊ का ये पूरा मामला है। और नशीला पदार्थ खिलाकर 3 युवकों के हवाले कर दिया। तीनों युवकों ने युवती के साथ गैंगरेप की ये बड़ी घटना को अंजाम दिया। बताते चले कि आरोपी महिला ने युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया था, जिससे वो युवती बेहोश हो गई। और आरोपी महिला ने उस युवती को तीनों युवकों के हवाले कर दिया। और ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। उसके बाद वो तीनों युवकों ने युवती के साथ गैंगरेप किया। उसके बाद उस युवती को बेच दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि वो जो युवती है, आरोपियों के चुंगल से भागकर उनको चकमा देकर वहां से भाग गई और इंदिरापुरम पुलिस थाने पहुंची, जहां जाकर पूरे मामले को पुलिस को बताया। जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले सूचना युवती के परिवार वालों को दी और युवती के परिवार वाले थाने पहुंचे, जिसके साथ ही आपको बता दें कि वो युवती को वहां से ले गए। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर जांच लगातार जारी है। और कौन कौन इस पूरे मामले पर सम्मिलित है, कौन कौन जो लोग हैं, चाहे वो तीनों आरोपी युवक हो, चाहे वो महिला हो जिसने बेचा था सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए, इन सभी की अभी भी छानबीन की जा रही है और इन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।